उत्तराखंड सामान्य अध्ययन का ये टेस्ट सीरीज नंबर 5 है, जो कि उत्तराखंड रेबार सीरीज के नाम से हम लोग चला रहे हैं। इसके अंतर्गत हम क्वेश्चन आंसर के माध्यम से उत्तराखंड के जनरल स्टडीज जो जीएस है कंप्लीट करवाएंगे। साथ ही जो प्रश्न होगा उससे संबंधित जो भी टॉपिक होगा और उससे संबंधित जितने भी क्वेश्चन आंसर हैं, जितने भी फैक्ट हैं, आप लोगों को हम लोग कंप्लीट करवाएंगे। साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ओनली पेपर प्रैक्टिस में। समय को बर्बाद न करते हुए आज का पहला प्रश्न शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, टिहरी रियासत का भारत में विलयीकरण किस वर्ष हुआ था? ऑप्शन ए है 1920, 1932, 1949 और ऑप्शन डी है 2000। तो साथियों, राइट आंसर हो जाएगा, आप जानते होंगे, ऑप्शन सी राइट आंसर होगा 1949। इस क्वेश्चन को डिटेल से जानेंगे कि क्यों टिहरी रियासत का विलय हुआ, क्या कारण रहे उसके पीछे। साथियों, आपने देखा होगा कि भारत 15 अगस्त 1947 को आज़ाद तो हो गया, लेकिन इससे देश में एक बड़ी विडंबना बनी हुई थी कि देसी रियासत। पूरे देश में बहुत सारे राजा महाराजा देसी रियासतें बनी हुई थी और भारतीय इतिहास में आपने देखा होगा कि जिसमें सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के अथक प्रयास से देसी रियासतों का विलयीकरण हुआ था भारत में। उनमें से एक टिहरी रियासत भी थी। यहाँ पे प्रॉब्लम थोड़ा अलग प्रकार की थी। टिहरी रियासत में जब नरेंद्र शाह आए और उसके बाद उनका पुत्र मानवेंद्र शाह आए और इन राजाओं ने बाद में निरंकुश शासन करना शुरू कर दिया। निरंकुश आप जानते होंगे, निरंकुश शासन। और इनके जो अधिकारी हुआ करते थे, जो राजकीय अधिकारी, वो जनता पर अपने मनमानी करने लग गए। कुछ ऐसे नियम बनाने लग गए जो कि जनता को पसंद नहीं थे। उसी का प्रतिफल था कि यहाँ की जनता ने देश में टिहरी राज्य को पूरे देश में विलय होने के लिए आंदोलन चलाया, जिनमें प्रमुख रूप से था, जहाँ पे आपने देखा होगा नरेंद्र शाह के टाइम पर 30 मई 1930 ईस्वी को एक आंदोलन होता है, रवाई कांड। रवाई कांड में मात्र जनता की एक छोटी सी मांग थी और उस मांग को पूरा करने के लिए थोड़ा लोगों ने आंदोलन किया और उस आंदोलन को दबाने के लिए यहाँ पे जो जलियांवाला बाग जैसी हत्या का जो कांड होता है, उसी प्रकार निहत्थे लोगों पर गोली चला दी गई, है ना। तो वन से संबंधित ये मामला था। वो अपने लिए डिमांड कर रहे थे कि एक छोटा सा हिस्सा जंगल का उनको मवेशी के लिए, चारा के लिए दी जाए, लेकिन उन्होंने अंग्रेज़ों ने टिहरी राजा ने या उनके अधिकारियों ने इस प्रकार की जो उनकी मांग थी उसको खारिज कर दिया। तो होता क्या है कि उन्होंने छोटा मोटा आंदोलन किया तो 30 मई 1930 पे निहत्थे लोगों पर गोली चला दी गई। इसके बाद आगे जाकर और भी आंदोलन होते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि रवाई कांड के बाद जो सालाना पट्टी है ना, सकलाना पट्टी में 1935 ईस्वी में एक सभा का गठन होता है, जिसको हम कहते हैं बाल सभा। 1935 ईस्वी में, जिसको किसने बनाया था? सत्यप्रसाद रतूड़ी जी ने। ठीक है, सत्यप्रसाद रतूड़ी, आप नोट कर लीजिए। इसका उद्देश्य क्या था कि छात्रों को इकट्ठा करना था बाल सभा का और उनमें राष्ट्रीयता की भावना को भरना था। इसके बाद आगे चल के आपने देखा होगा सकलाना विद्रोह, कीर्तिनगर आंदोलन हुआ। इन सबका मुख्य उद्देश्य क्या था कि राजा के द्वारा जो निरंकुश शासन किया जा रहा था, है ना, तो उस निरंकुश शासन को कम करने के लिए या उससे आक्रोश जाहिर करने के लिए यहाँ पे आंदोलन होते गए। हालांकि उसके कुछ और भी कारण थे। जैसे सकलाना विद्रोह है, उसमें शिवराम और काशीराम नामक दो व्यक्ति थे। काशीराम और शिवराम, ये सकलाना विद्रोह की बात कर रहा हूँ मैं, शिवराम। इसमें होता क्या है, जब अंग्रेज़ों ने नेपालियों मीन्स गोरखाई तो थे, अंग्रेज़ों और गोरखाओं के बीच युद्ध होता है, तो काशीराम और शिवराम उस समय सकलाना क्षेत्र में सबसे प्रसिद्ध व्यक्ति थे और इन्होंने अंग्रेज़ों का साथ दिया। परिणाम स्वरूप होता क्या है कि अंग्रेज़ों ने जब टिहरी रियासत के समय पर इनको जो द्वितीय श्रेणी के मजिस्ट्रेट की पावर दे रखी थी और इन पे इतनी पावर थी कि काशीराम और शिवराम अपने को टिहरी राजा से भी ऊपर मानते थे। और बाद में ये भी अपने मनमाने ढंग से जनता का उत्पीड़न करने लगे, तो सकलाना विद्रोह वहाँ की जनता ने इन दोनों के खिलाफ करना शुरू कर दिया, है ना। इसी प्रकार जो कीर्तिनगर का आंदोलन था, जिसमें नागेंद्र सकलानी और भोलू राम,
नागेंद्र सकलानी और भोलू राम जी शहीद हुए थे। अब आप देखते होंगे कि यहाँ पे क्या होने लग गया था, मानवेंद्र शाह भी आए तो उन्होंने भी जो एक रजिस्ट्रेशन एक्ट था, रजिस्ट्रेशन एक्ट आप जानते होंगे बहुत इंपॉर्टेंट है। रजिस्ट्रेशन एक्ट में क्या था कि टिहरी रियासत के अंदर कोई भी जो संस्था है उसको नहीं चला सकता था, यानी कि किसी भी प्रकार की किसी संस्था को बंद कर दिया गया है ना। तो आपने देखा होगा टिहरी राज्य प्रजामंडल की स्थापना जो 1939 ईस्वी में होती है, उसकी स्थापना कहाँ होती है, देहरादून, ठीक है, दीदून। यहाँ तक कि श्रीदेव सुमन जी को इन्होंने टिहरी रियासत में घुसना बंद कर दिया गया था और उनका आना जाना भी बंद कर दिया गया था। तो यही कारण है कि टिहरी राज्य का विलय भारत में होता है और अंत में कब हुआ है टिहरी राज्य का विलय, 1 अगस्त 1949 ईस्वी को टिहरी राज्य का भारत में विलय होता है। उस समय मानवेंद्र शाह ने इस पे विलय पत्र पर हस्ताक्षर किया था। तो ये था साथियों कंप्लीट टिहरी रियासत का विलयकरण का कारण, है ना। तो कैसे लग रही है आपको ये सीरीज, जरा कमेंट बॉक्स में बताएंगे और इस क्वेश्चन का विस्तार आपको कैसा लगा। चलिए दूसरा प्रश्न देखते हैं, गोरखाओं ने गढ़वाल पर आक्रमण सर्वप्रथम कब किया। तो गोरखाओं ने गढ़वाल पर साथियों ऑप्शन 1790, 91, 1803 और 1804 साथियों राइट आंसर हो जाएगा। गढ़वाल पर आक्रमण बोल रहा है तो गोरखाओं ने 1791 ईस्वी में गढ़वाल पर प्रथम बार आक्रमण किया। आइए जान लेते हैं साथियों, आप जानते हैं कि जो ये गोरखा थे मूल रूप से इनका कहाँ से थे, नेपाल से थे। गोरखा कहाँ से थे, नेपाल से थे। सर्वप्रथम इन्होंने कुमाऊं पर आक्रमण किया, वो समय था 1790 ईस्वी में, और आगे चलकर 1791 ईस्वी में, कितने 1791 ईस्वी में गोरखा गढ़वाल पर आक्रमण करने का प्रयास करते हैं, जिनमें कि उसका नेतृत्व करते हैं गोरखा अमर सिंह थापा और हस्तिदल चौतरिया। चौतरिया ही है क्या, हस्तिदल चौतरिया ही नाम, ऐसा कुछ नाम है ना। तो हस्तिदल और अमर सिंह थापा के नेतृत्व में गोरखा कहाँ आक्रमण करते हैं, गढ़वाल पर आक्रमण करते हैं। गढ़वाल का जो पौड़ी में एक क्षेत्र पड़ता है लंगूरगढ़, एक पहाड़ है, क्या है, लंगूर पर्वत है, लंगूर पर्वत से होते हुए यहाँ पे गढ़वाल पर आक्रमण करते हैं। और गढ़वाल पर उस समय शासक था किसका, प्रद्युम्न शाह का। प्रद्युम्न शाह का इस समय गढ़वाल पर क्या था, शासन था। तो जब प्रद्युम्न शाह को गोरखाओं ने बुरी तरीके से परास्त कर दिया तो ये लंगूरगढ़ पर्वत पर इन्हें एक संधि करनी पड़ी, ठीक है, जो कब था 1792 ईस्वी में लंगूरगढ़ की संधि होती है। लंगूरगढ़ जो पर्वत है उस पर लड़ाई होती है, जिसे लंगूरगढ़ की युद्ध भी कहते हैं। गोरखाओं और किसके बीच होता है, प्रद्युम्न शाह के बीच। और जब प्रद्युम्न शाह हार जाता है तो नेपाल को कुछ पैसे देने के लिए प्रद्युम्न शाह को कहा जाता है और प्रद्युम्न शाह इसे स्वीकार करता है। इसी को हम लंगूरगढ़ की संधि कहते हैं। वो कब हुआ था, 1792 ईस्वी में, ठीक है, 1792 ईस्वी में। तो ये देखा आपने। आगे थोड़ा सा और देख लेते हैं कि जो आगे अभी तक तो गोरखा यहाँ पे आक्रमण करके शांत हो गए, लेकिन आगे अपना राज्य विस्तार करने की कोशिश की और 1803 ईस्वी में गोरखाओं ने गढ़वाल पर पुनः आक्रमण कर दिया। और यहीं से गढ़वाल पर जब यहाँ पे किसका शासन था, प्रद्युम्न शाह का। और 1804 ईस्वी तक आते आते उन्होंने प्रद्युम्न शाह को, जो खुरबड़ा नामक मैदान पे जो लड़ाई हुई थी 14 मई, कब हुई थी, खुरबड़ा के युद्ध कब हुआ था, 14 मई 1804 ईस्वी को, ठीक है। तो खुरबड़ा के युद्ध में प्रद्युम्न शाह वीरगति को प्राप्त हो गए थे, यानी प्रद्युम्न शाह की मृत्यु हो गई थी। तो यहाँ से 1804 ईस्वी में गोरखाओं ने कंप्लीट गढ़वाल पर अपने कब्जे में ले लिया था। चलिए थोड़ा सा ज़्यादा हो गया ये। अगला प्रश्न है, कड़ाई दीप प्रथा का प्रचलन किसके शासनकाल में था। ऑप्शन ए है गोरखा काल, बी परमार, कत्यूरी, कुनिंद। तो साथियों राइट आंसर हो जाएगा इसका गोरखा काल। गोरखा काल में कड़ाई दीप प्रथा थी। साथियों ये है क्या चीज़, गोरखा काल में ये न्याय की एक प्रणाली थी। सच और झूठ का पता लगाने के लिए एक प्रथा थी जिसे कि हम दीप प्रथा कहते हैं। क्या प्रथा कहते हैं, दीप। और ये दीप प्रथा 3 प्रकार की थी। पहला था हमारा कौन सा, गोला दीप। गोला दीप में क्या करते थे, गोला दीप में ये एक लोहे की गर्म छड़ को किसी आदमी के हाथ में रख देते थे और कहते थे कि आपने इसको पकड़कर कुछ दूरी तय करनी है, यानी 10 मीटर या 1 किलोमीटर या 50 मीटर तक को इस छड़ को लेके दौड़ना है। अगर आप नहीं दौड़ पाए तो फिर
बोलते थे कि यह झूठा आदमी है, यानी उस पर आरोप सिद्ध हो जाता था। तो एक था गोलादीप, दूसरा था कड़ाईदीप। कड़ाईदीप में क्या होता था कि ये गरम कड़ाई में गरम तेल करते थे और उसमें हाथ डालते थे। जिसका हाथ जलता था, ये देखो कितने, और जिसका हाथ जलेगा तो उसको क्या बोल देंगे कि इसको उस पर दोष सिद्ध हो जाएगा। यानी कि न्याय की एक प्रणाली थी ना, तो हाथ अगर जल गया तो दोष सिद्ध हो गया, यानी इसकी गलती है। और तीसरा था एक तराजू दीप। तराजू दीप में क्या होता था कि किसी व्यक्ति का वजन तोलना है, जैसे एक तराजू ये है, इस एक तरफ तो पत्थर रख दिया, इसमें आदमी को तोल दिया जाता था। अगले दिन क्या होता था, उसी पत्थर को रखकर उस आदमी के वजन में तोलना है, और अगर आदमी का वजन ज़्यादा निकला तो इसका मतलब यह आदमी दोषी है। तो देखो कितनी गंदी प्रथा थी यहाँ पे। तो इसे बोलते थे हम दीप प्रथा। उसमें कड़ाई दीप, गोला दीप और तीसरा क्या था, तराजू दीप। चलिए अगला प्रश्न है साथियों, यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है भाई, आप लोग देख लीजिए क्या लिखा हुआ है। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। तो साथियों आपसे निवेदन है कि चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, है ना। कितना अच्छा मटेरियल हम आप लोग को देते हैं, लेकिन आप लोग चैनल को लाइक नहीं करते हैं। तो आपसे निवेदन है कि चैनल को आप लाइक करते रहिए। अगला प्रश्न है, ब्रिटिश कुमाऊं का कमिश्नर बनाया गया। किसे बनाया गया भाई ब्रिटिश कुमाऊं का कमिश्नर? पहला कमिश्नर तो ऑप्शन ए है थॉमस लूसिंगटन, बी है एडवर्ड गार्डनर, और सी है हेनरी रैमजे, और डी है बेटन। तो साथियों राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन बी। ऑप्शन बी क्या है इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्या है, गार्डनर को प्रथम ब्रिटिश कमिश्नर बनाया गया। कब बनाया गया था गार्डनर को? 1995 ईस्वी में। 1995 नहीं यार, 1915 ईस्वी में गार्डनर को क्या बनाया गया था, पहला कमिश्नर। गार्डनर के समय में एक महत्वपूर्ण जो कार्य हुआ था उसे मैं बता दूं, वो हुआ था उससे पहले बच्चों की खरीद फरोख्त होती थी, ठीक है। तो गार्डनर के समय में इस बच्चों की खरीद फरोख्त पर इन्होंने रोक लगाई थी, ठीक है। अगला प्रश्न है, चमोली जनपद में वन पंचायत का गठन कब किया गया? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका, वन पंचायत का गठन राइट आंसर हो जाएगा 1930 ईस्वी में। 1930 ईस्वी में चमोली जिले में वन पंचायत का गठन किया गया। साथियों अगर वन पंचायत की बात, वनों की बात करें, जो इम्पोर्टेंट है, सबसे पहले अंग्रेजों ने 13 अप्रैल 1921 ईस्वी में एक कमेटी बनाई थी जिसका नाम था, रखेंगे इसके, फॉरेस्ट ग्रीवेंस कमेटी। फॉरेस्ट ग्रीवेंस कमेटी, ठीक है। फॉरेस्ट ग्रीवेंस कमेटी बनाई थी किसने? अंग्रेजों ने। कब? 1921 ईस्वी में। और इस कमेटी का जो का मुख्य कार्य था, उसका कार्य था कि जो जनता को वनों से लाभ देना था या उनकी परेशानी को समझना था, यानी जनता की परेशानी को समझना था, है ना, वनों से संबंधित था ये। तो फॉरेस्ट ग्रीवेंस कमेटी का गठन करते हैं 1921 ईस्वी में। इस कमेटी के अध्यक्ष थे पी विंडम। एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, इस बार 2024 में पीसीएस का एग्जाम हुआ था, उसमें भी शायद आया था ये क्वेश्चन। तो इसके जो ग्रीवेंस कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? पी बेंडम, ठीक है, बेंडम इसके अध्यक्ष थे। कौन? पी बेंडम, ठीक है। तो ये आपको नोट करने की जरूरत है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। अगला साथियों अगला प्रश्न है, कुमाऊं परिषद का तृतीय अधिवेशन कहाँ हुआ? ऑप्शन ए है अल्मोड़ा, हल्द्वानी, कोटद्वार और काशीपुर। साथियों राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन सी, कोटद्वार। कुमाऊं परिषद का जो तृतीय अधिवेशन होता है वो होता है कोटद्वार में। इंपॉर्टेंट इसलिए है साथियों, कुमाऊं परिषद के बारे में मैं आपको पहले बहुत डिटेल से बता चुका हूँ, उसके जो 6 अधिवेशन हुए थे उन सब के बारे में। यहाँ पे थोड़ा ऊपर मैं आपको बताऊँगा। इंपॉर्टेंट जो चीज़ रहेगी कि कुमाऊं परिषद के 6 अधिवेशन में ये कोटद्वार वाला जो तृतीय अधिवेशन था, एकमात्र ऐसा अधिवेशन था जो गढ़वाल में हुआ। गढ़वाल में एकमात्र अधिवेशन हुआ था, वो था कोटद्वार में। कब हुआ था? 19 में। कब हुआ था? 18 नहीं, 19 में हुआ था। 1919 ईस्वी में ये हुआ था कोटद्वार में। ये इंपॉर्टेंट है। साथ ही इससे पहले जो 6 अधिवेशन हुए थे उसमें प्रथम अधिवेशन के बारे में जान लीजिए। प्रथम अधिवेशन हुआ था अल्मोड़ा में, वो हुआ था 1917 ईस्वी में, और इसके जो अध्यक्ष थे जयदत्त जोशी। ठीक है। और अगर कुमाऊं परिषद की स्थापना की बात करें तो कुमाऊं परिषद की स्थापना होती है 1916 ईस्वी में, जिसमें से मुख्य रूप से 3 व्यक्ति थे, जिसमें कौन से थे? हरगोविंद पंत,
हरगोविंद पंत, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, हरगोविंद पंत थे, एक थे बी डी पांडे थे और तीसरे थे जीबी पंत, ठीक है, पंडित गोविंद बल्लभ पंत। तो साथियों होता क्या है, इनमें से महत्वपूर्ण क्या है, बद्रीदत्त पांडे और हरगोविंद पंत कुमाऊं परिषद के अध्यक्ष रहे हैं। बद्रीदत्त पांडे चौथे अधिवेशन के अध्यक्ष थे और पांचवें अधिवेशन का अध्यक्ष कौन थे, हरगोविंद पंत। जो जीवी पंत हैं, पंडित गोविंद बल्लभ पंत, कुमाऊं परिषद के किसी भी अधिवेशन के अध्यक्षता नहीं की उन्होंने। किसने? पंडित गोविंद बल्लभ पंत ने, जबकि इन तीनों ने ही कुमाऊं परिषद की स्थापना की थी। तो आप लोग इस तरीके से भी चीज़ों को पढ़ सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अच्छा, ये कोटद्वार की जो अधिवेशन था उसकी अध्यक्षता किसने की थी? बद्रीदत्त किसने की थी? बद्रीदत्त पांडे नहीं, जोशी, बद्रीदत्त जोशी ने जो हमारा कोटद्वार वाला अधिवेशन था, तृतीय अधिवेशन, उसकी अध्यक्षता की थी। अगला प्रश्न है, गढ़ केसरी किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए बद्रीदत्त पांडे, हरगोविंद पंत, हर्षदेव ओली, अनुसैया प्रसाद बहुगुणा। तो साथियों गढ़ केसरी बोल रखा है, तो गढ़ केसरी अनुसैया प्रसाद बहुगुणा जी को हम क्या कहेंगे? गढ़ केसरी कहेंगे। अगर हम कुमाऊं केसरी की बात करें तो कुमाऊं केसरी बद्रीदत्त पांडे जी को कुमाऊं केसरी कहा जाता है। आगे देखेंगे, जो हरगोविंद पंत हैं, हरगोविंद पंत को सल्ट का गांधी कहते हैं। क्या कहते हैं? सल्ट का गांधी। क्यों कहते हैं गांधी भाई? सल्ट का गांधी क्यों कहते हैं? साथियों हरगोविंद पंत को सल्ट का गांधी इसलिए कहते हैं कि जिस प्रकार से गांधी जी ने यहाँ पे बारदोली में भी जाते हैं ना, जैसे बारदोली सत्याग्रह होता है तो वहाँ पे सरदार वल्लभ भाई पटेल के बाद गांधी जी भी जाते हैं। उसी प्रकार सल्ट की घटना में हरगोविंद पंत भी जाते हैं और वहाँ पे जो लगान वसूला जाता था पटवारियों के द्वारा, तो उस लगान को कम करने में हरगोविंद पंत जी का बहुत बड़ा योगदान था, तो इसीलिए उनको सल्ट का गांधी भी कहा जाता है। तीसरा ऑप्शन है हर्षदेव ओली, बहुत इंपॉर्टेंट। हर्षदेव ओली को काली कुमाऊं का गांधी भी कहते हैं और एक और कहते हैं कुमाऊं का मुसोलिनी, कुमाऊं का मुसोलिनी और कौन सा? कुमाऊं केसरी, कुमाऊं का शेर भी कहते हैं, कुमाऊं का क्या कहते हैं? काली कुमाऊं का शेर कहते हैं। किसे? हर्षदेव ओली को। और एक कुमाऊं का मुसोलिनी भी कहा जाता है। तो ये आपने जाना। अगला प्रश्न है, गढ़वाल हितकारिणी सभा की स्थापना कब हुई? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 1901, 1902, 1903, 1904। तो साथियों राइट आंसर हो जाएगा इसका गढ़वाल। कौन सा क्वेश्चन है? क्वेश्चन नंबर 8 है ना। तो गढ़वाल हितकारिणी सभा की स्थापना कब होती है भाई? तो गढ़वाल हितकारिणी सभा की स्थापना होती है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। 1901 ईस्वी में गढ़वाल हितकारिणी सभा की स्थापना होती है। अगला प्रश्न है, थोड़ा समय ज़्यादा हो गया। कुमाऊं के बारदोली की संज्ञा दी जाती है, तो साथियों राइट आंसर हो जाएगा बारदोली। सल्ट क्षेत्र को कुमाऊं के बारदोली की संज्ञा दी जाती है। इसमें भी लगभग वही है कि बारदोली में क्या हुआ था, कब हुआ था बारदोली सत्याग्रह? 1928 ईस्वी में गुजरात के बारदोली में हुआ था ये। तो इस जब अंग्रेज़ों ने लगान की वसूली, लगान में वृद्धि कर दी थी, कर में वृद्धि कर दी थी, तो इसको विरोध में वहाँ की जनता ने आंदोलन किया। तो इस आंदोलन का साथ देने के लिए कौन गए थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल जी भी गए थे, है ना। तो गांधी जी भी बाद में गए थे इसमें। तो इसीलिए यहाँ पे हमारे हरगोविंद पंत भी जाते हैं इनके सहयोग के लिए। तो इसी घटना को हम सल्ट की घटना को हम कुमाऊं का बारदोली की संज्ञा देते हैं। अगला प्रश्न है, 1857 के ईस्वी में सैन्य विद्रोह के समय कुमाऊं का कमिश्नर कौन था? साथियों बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत इजी क्वेश्चन है आपके लिए। हेनरी रैमजे कुमाऊं का कमिश्नर था। तो साथियों होता क्या है, 1857 के विद्रोह में उत्तराखंड का योगदान लगभग ना के बराबर था, है ना। ऐसा इसलिए कि इससे पहले यहाँ पे गोरखाओं का शासन था और गोरखाओं बहुत क्रूर शासक हुआ करते थे। जो गोरखाओं थे यहाँ पे बड़े क्रूर टाइप के थे। जो नेपाली थे यहाँ पे, उन्होंने गढ़वाल क्षेत्र को बहुत ज़्यादा क्रूरता की थी। जो हेनरी रैमजे है, इनकी जो लोकप्रियता का अंदाज़ा आप इससे लगा सकते हैं कि हेनरी रैमजे को यहाँ के लोग क्या कहते थे? रैमजे साहिब करके पुकारते थे। यहाँ तक कि ये लोगों के घर में ना, बहुत मजदूरों के घर में मंडुए की रोटी,
मंडुए की रोटी तक खाते थे घर में आराम से बैठ के। इसके अलावा इतना ही नहीं, यह पहाड़ी भाषा भी जानते थे, यानी गढ़वाली और कुमाऊनी भाषा भी हेनरी रैमजे जानते थे। तो यही कारण था कि इनको जनता रामजी साहब कह के पुकारती थी। इसके अलावा कुमाऊं का बेताज बादशाह भी इनको कहा जाता है, हेनरी रैमजे को। एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। कुमाऊं का बेताज बादशाह किसे कहते हैं? हेनरी रैमजे को कहा जाता है ना। तो हेनरी रैमजे ने कुछ महत्वपूर्ण काम किए, इसको भी जान लेते हैं। बहुत समय तो ज़्यादा हो गया, लेकिन इस इम्पोर्टेंट काम को भाई हम लोग स्किप नहीं कर सकते हैं। इन्होंने आपदा प्रबंधन के लिए बहुत ज़्यादा काम किया और हिल सेफ्टी कमेटी की स्थापना की थी। किसने? हेनरी रैमजे ने आपदा के लिए काम किया, और जिसके लिए उन्होंने हिल सेफ्टी, क्या हो गया, हिल सेफ्टी कमेटी की स्थापना की थी। इस कमेटी का काम क्या था कि आपदा से राहत किस प्रकार दिया जाए। इसके अलावा उन्होंने नैनीताल में बहुत सारे स्कूल खोले, है ना। और जो एक और महत्वपूर्ण क्या काम था, तराई क्षेत्रों के विकास के लिए उन्होंने 1883 ईस्वी में किसकी स्थापना की थी? तराई भाबर विकास के लिए तराई इम्प्रूवमेंट फंड, एक फंड की स्थापना की थी, तराई इम्प्रूवमेंट फंड की स्थापना की थी। ठीक है। और जो एक कितना बहुत ही एक महत्वपूर्ण काम था, वो क्या था? अधिसूचित जिला अधिनियम बनाया था उन्होंने। क्या था? अधिसूचित जिला अधिनियम बनाया था उन्होंने 1874 ईस्वी में। ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है। तो ये तो हेनरी रैमजे के कुछ महत्वपूर्ण कार्य। हेनरी रैमजे के बारे में और भी डिटेल से पढ़ेंगे हम बाद में। तो जिस प्रकार का क्वेश्चन होगा उसी प्रकार से हम उसका विस्तार से वर्णन करेंगे। ठीक है। तो यही कारण था कि 1857 के विद्रोह में उत्तराखंड का कुछ बहुत ज़्यादा योगदान नहीं था। लोग यहाँ पे अंग्रेजी शासक को पसंद करते थे। अगला प्रश्न है, 1815 ईस्वी में उत्तराखंड की प्रथम डाक प्रणाली विकसित की थी। तो साथियों, प्रथम डाक प्रणाली अल्मोड़ा से श्रीनगर में 1815 ईस्वी में। उस समय कमिश्नर कौन था? ट्रेल। कमिश्नर उस समय ट्रेल थे, और ट्रेल के समय में ही उत्तराखंड में प्रथम बार डाक प्रणाली विकसित की गई। ठीक है। तो ट्रेल के समय में एक दो काम और हुए थे, जिसमें कि 1816 ईस्वी में अल्मोड़ा में प्रथम बार जेल बने थे, जेल का निर्माण हुआ था। ये भी एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। ठीक है। वहीं एक बहुत ही महत्वपूर्ण, ट्रेल के संबंध में एक और महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। उन्होंने खच्चर सेना का गठन किया था। खच्चर सेना का गठन किया था। और इस खच्चर सेना का क्यों किया था इसका गठन? साथियों, आप जानते हैं कि उत्तराखंड में एक प्रथा थी जिसको हम कुली बेगार प्रथा कहते हैं। कुली बेगार प्रथा कहते हैं। इस कुली बेगार प्रथा के अंतर्गत क्या होता था कि ब्रिटिश कोई भी राजकीय जो अधिकारी थे, जैसे पटवारी वगैरह जो भी लोग हैं, अगर ये किसी गांव में घुसते थे तो इनके सामान ढोने के लिए यहाँ की जनता निःशुल्क रूप से इनका सामान ढोती थी, एक स्थान से दूसरे स्थान तक, जहाँ तक ये लोग जाते थे। तो उनको, उन कुलियों को निःशुल्क जाते थे, तो इसी प्रथा को कुली बेगार प्रथा कहा जाता था। ट्रेल जब आए, ट्रेल ने सोचा यार कि इस प्रकार से उत्पीड़न करना ठीक नहीं है, तो उन्होंने कुली बेगार के विकल्प के लिए वहाँ पे खच्चरों को रखा। किसी गांव में खच्चरों को नियुक्त किया, और उसका काम था कि खच्चरों में जो आदमी उस सामान को ढोता था, अब उस सामान को खच्चर ढोने लगे थे। तो खच्चर सेना की स्थापना किसने की थी? ट्रेल ने की थी, जिसका उद्देश्य कुली बेगार प्रथा को समाप्त करना था। ठीक है। हालांकि पूरी तरीके से समाप्त तो नहीं हुआ, लेकिन कुछ हद तक इन्होंने प्रयास किया था। अगला प्रश्न है, निम्न में से अल्मोड़ा अखबार का संपादक नहीं रही। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो राइट आंसर हो जाएगा श्रीदेव सुमन। क्यों? क्योंकि बहुत इजीली भी कर सकते हैं, इसलिए क्योंकि अल्मोड़ा अखबार 1871 ईस्वी में प्रकाशित हुआ, है ना। तो 1871 में जब प्रकाशित होगा तो भाई श्रीदेव सुमन जी तो होंगे नहीं यहाँ पे। तो यहाँ पे बुद्धि बल्लभ पंत थे, मुंशी इम्तियाज़ अली थे, जीवानंद जोशी जी भी थे, एक और थे यहाँ पे सदानंद सनवाल थे, एक थे बीडी पांडे, बहुत इंपॉर्टेंट, हमारे बद्रीदत्त पांडे भी थे, और विष्णुदत्त जोशी भी थे। आप बी जोशी, विष्णुदत्त
जोशी भी थे यहाँ पे, ठीक है। तो इसको आप नोट कर लीजिए, बहुत आपका फायदेमंद होगा। तो ये सारे के सारे क्या थे, अल्मोड़ा अखबार के संपादक रहे थे, जिसमें कि श्रीदेव सुमन जी नहीं थे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारत के किस प्रधानमंत्री द्वारा लाल किले से उत्तराखंड राज्य निर्माण की घोषणा की गई? ऑप्शन ए है एच.डी. देवगौड़ा, पी.वी. नरसिम्हा राव, सी अटल बिहारी वाजपेयी, डी इनमें से कोई नहीं। तो साथियों राइट आंसर हो जाएगा एच.डी. देवगौड़ा। चलिए इससे संबंधित बहुत महत्वपूर्ण फैक्ट जानेंगे हम। साथियों एच.डी. देवगौड़ा जी तो उस समय प्रधानमंत्री थे। अगर प्रश्न पूछा जाएगा कि राष्ट्रपति कौन थे भाई, तो राष्ट्रपति थे साथियों वहाँ पे के.आर. नारायण, ठीक है, के.आर. नारायण। और उत्तर प्रदेश के जो उस समय मुख्यमंत्री थे तो वो कौन थे, जो हमारे अभी वर्तमान रक्षा मंत्री हैं, कौन है, राजनाथ सिंह, बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो ये तो अच्छा पी.वी. नरसिम्हा राव ने साइन किया था, आई बात समझ में। इन्होंने तो घोषणा की थी, एच.डी. देवगौड़ा ने, कब की थी ये घोषणा, इन्होंने की थी 15 अगस्त 1996 में, 15 अगस्त 1900, अच्छा एक चीज़, अगस्त 1996 में, 96 में। तो साथियों होता क्या है कि जब उत्तराखंड राज्य बना, थोड़ा सा कंफ्यूज नहीं करना आपने यहाँ पे, 15 अगस्त 1996 में लाल किले से एच.डी. देवगौड़ा जी ने तो घोषणा कर दी उत्तराखंड राज्य बनेगा। लेकिन क्या होता है, जब उत्तराखंड राज्य बना तो उस समय यहाँ पे मुख्यमंत्री थे राजनाथ सिंह जी। और जो 3 डेट आपको याद रखनी है, एक है कौन कौन सी 3 डेट, 1, 10, 28, 1, 10 और 28, इसको याद करना है। 1 अगस्त सन 2000 को लोकसभा में उत्तराखंड राज्य विधेयक जो होता है, नया राज्य विधेयक जो होता है वो पारित होता है। 10 अगस्त को राज्यसभा में पारित होता है और 28 अगस्त को राष्ट्रपति के द्वारा इस पर साइन होता है। और जिन राष्ट्रपति ने इस पर साइन किया उनका नाम था के.आर. नारायण। आई बात समझ में। तो ये था बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट, ये एग्जाम में पूछे जाएंगे। अगला प्रश्न है खटीमा निम्न में से सुमेलित नहीं है। तो साथियों खटीमा कांड बिल्कुल सही है, 1 सितंबर 1995 को हुआ था। रामपुर तिराहा कांड 2 अक्टूबर 1994 बिल्कुल सही है। मसूरी कांड 3 सितंबर 1994, मसूरी कांड कब हुआ था, 3 सितंबर को ही हुआ था या 2 सितंबर को, 3 सितंबर को हुआ था मसूरी कांड। तो ये तीनों तो साथियों एकदम सही है, ये तीनों एकदम सही हैं। संविधान बचाओ यात्रा 25 दिसंबर 1995 ये राइट आंसर नहीं है, ठीक है। तो ऊपर के तीनों सही है। इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताऊं आपको, नोट कर लेना, नोट नहीं करोगे तो नुकसान में रहोगे। जो खटीमा कांड हुआ था 1 सितंबर 1994 को, उस जब यहाँ पे उसकी जांच के लिए एक कमेटी गठित की गई थी, उस कमेटी के जो अध्यक्ष थे वो थे एस श्रीवास्तव, ठीक है, एस श्रीवास्तव, लिखा नहीं जा रहा है यार हाथ से, एस श्रीवास्तव जो रिटायर्ड जज थे, इनकी अध्यक्षता में खटीमा कांड की जांच होती है। वैसे ही रामपुर तिराहा कांड हुआ, रामपुर तिराहा कांड की जांच के लिए एक समिति का गठन किया था, उस समिति का नाम था नेगी समिति। और उसी प्रकार नोट करते रहिए इसे, नेगी समिति। और एक और था मसूरी जो कांड हुआ था 3 सितंबर 1994 ईस्वी को, मसूरी जो कांड हुआ था उसकी जांच के लिए न्यायमूर्ति मुरलीधर, बहुत इंपॉर्टेंट, न्यायमूर्ति मुरलीधर है, न्यायमूर्ति मुरलीधर की अध्यक्षता में मसूरी कांड की जांच होती है। अच्छा साथियों सॉरी, थोड़ा सा क्षमा प्रार्थी, मसूरी कांड 2 सितंबर को हुआ था भाई, 2 सितंबर, तो राइट आंसर होगा भाई ये, मसूरी कांड हुआ था 2 सितंबर 1994 ईस्वी को। तो संविधान बचाओ यात्रा 25 दिसंबर 1994 को हुई थी, ठीक है, 25 दिसंबर। और इसी 25 दिसंबर को क्या दिवस मनाया गया था, जागरण दिवस मनाया गया था, जागरण दिवस, ठीक है। तो मसूरी कांड 2 सितंबर को हुआ था 1994 ईस्वी को, ठीक है। तो साथियों ये था ये क्वेश्चन। अगला प्रश्न है पलेठी का सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है? तो राइट आंसर हो जाएगा इसको देवप्रयाग में। पलेठी का सूर्य मंदिर कहाँ है?
देवप्रयाग में तो है, टिहरी जनपद में। ठीक है, तो साथियों इस क्वेश्चन को अगले वीडियो में हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे, समय ज़्यादा हो गया है। आज का पेपर प्रैक्टिस सेट इतना ही। आप चैनल को साथियों लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। आपको बहुत अच्छे पेपर प्रैक्टिस सेट के हम लोग करवा रहे हैं। उत्तराखंड रेबार सीरीज़ के नाम से हम उत्तराखंड टेस्ट सीरीज़ करवाएंगे, और यह टेस्ट पेपर आपके जो आगामी जो परीक्षाएं हैं, उत्तराखंड वन दरोगा, सब इंस्पेक्टर आ गया, कनिष्ठ सहायक की वैकेंसी आने वाली है, इसके अलावा भी सिंचपाल की वैकेंसी आएगी, बहुत सारे एग्ज़ाम आने वाले हैं, फॉरेस्ट गार्ड का आएगा, है ना। तो बहुत सारे एग्ज़ाम आपके आने वाले हैं। उन एग्ज़ामों के लिए आप उत्तराखंड रेबार सीरीज़ देखते रहिए, आपका बहुत फ़ायदा होगा, इसकी मैं गारंटी देता हूँ। और अगर आने वाले 2 महीने में अगर हमने कम से कम 20 वीडियो भी डाल दी 2 महीने में, तो मैं गारंटी देता हूँ कि कम से कम 40 में से 30 प्लस क्वेश्चन हम इस रेबार सीरीज़ से आपको देंगे, है ना। तो क्योंकि हम उन्हीं क्वेश्चनों को यहाँ पे लेते हैं जिन क्वेश्चनों की एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा डिमांड है। तो आज का पेपर प्रैक्टिस सेट इतना ही। आप लोग, हाँ साथियों एक चीज़ और आपके लिए, अगर आपको किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम की अगर आप लोग तैयारी कर रहे हैं, तो उसके लिए जो जनरल स्टडीज़ का टॉपिक हम लोग, जीएस का टॉपिक, इसके क्वेश्चन आंसर प्रत्येक टॉपिक के प्रत्येक सब्जेक्ट वाइज हम लोग को यहाँ पे आप प्लेलिस्ट में जाके जनरल स्टडीज़ को आप लोग पढ़ सकते हैं। इसी प्रकार से हम वहाँ पे भी जनरल स्टडीज़ पढ़ाते हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।